अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, लेकिन आज की बड़ी ख़बर, ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 3 दिन तक वो पाकिस्तान में रहेंगे। एक ऐसे वक्त में ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जिस वक्त में ख़ित्ते में भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ इसराइल और ईरान वाला मामला है, अमरीका भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, और जिस तरीके से ईरानी सदर की पाकिस्तान में एक रिसेप्शन हुई, उनको वेलकम किया गया, वो भी एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। अगर आप ओवरऑल इस वक्त इंटरनेशनल सूरत हाल देखें तो हाल ही में अमरीका ने एक फ़ॉरेन एड पैकेज की मंजूरी दी है जो तकरीबन 90 अरब डॉलर का पैकेज है, जिसमें 60 अरब यूक्रेन को मिलेंगे और 24 अरब डॉलर इसराइल को दिए जाएंगे। अब अमेरिका कभी किसी कंपनी के ऊपर पाबंदी लगाता है कि जनाब ये पाकिस्तान को कोई पुर्जे दे रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, यहाँ पे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अब इसराइल कौन से इंटरनेशनल कानून के तहत ऑपरेट कर रहा है जिनको अमेरिका 24 अरब डॉलर देगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप ईरान से तजारत ना करें, ईरान के साथ जो आपने तवानाई का कोई मुआहदा करना है वो ना करें, गैस वहाँ से ना लें। लेकिन हमने अपने मफादात को देखना है, और ये जो दौरा है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। मुख्तलिफ MOUs के ऊपर साइन किए गए हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत आगे क्या सोच रही है, क्या कर सकती है, क्या इस दौरे से अमेरिका नाराज़ हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में आगे जाके ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और हुकूमती जमात के जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, ऑल दो कि ये मानेंगे नहीं, हम हुकूमत में हैं। आप हुकूमत में सर? हुकूमती में आपने ज़्यादा जोर दिया। हुकूमती में मैंने ज़्यादा दी। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। मुजम्मल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुंडी साहब, ईरान के सदर का इस वक्त दौरा, और आपको पता है कि एक तरफ से अमरीका पैगामात पाकिस्तान को दे रहा है कि आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन नहीं बनानी। वाज़े तौर पे डोनाल्ड लू साहब ने उस ब्रीफिंग में भी उस चीज़ का जिक्र किया था जो उनकी कांग्रेस में हेयरिंग हुई थी। तो क्या पाकिस्तान कोई अपने मफादात को देख रहा है, क्या है, मतलब आप इस दौरे को किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान के प्रेसिडेंट आज पहुँचे और उनका 3 रोज़ा दौरा है और बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है, और वो कराची भी जा रहे हैं और लाहौर भी जा रहे हैं। और एक बड़ा मतलब देखिए, नॉर्मली जब ये हेड ऑफ़ द स्टेट्स और इनकी जो विज़िट्स होते हैं वो पहले से प्लान होते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन प्लान में जब वहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा है। माजी में जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, एक वक्त ऐसा आया था जब सऊदी अरेबिया और ईरान बहुत ही अपने एक ऐसे मौके पहुँच हुए थे कि शायद उनकी एक वॉर शुरू हो जाती। उसमें पाकिस्तान ने उस वक्त प्रेसिडेंट ज़ारी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर प्ले किया। आज भी आए हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे ब्रदर मुल्क भी हैं, पाकिस्तान के लोगों की उनके साथ मोहब्बत भी है, तो आए, पाकिस्तान उनको वेलकम किया है। आज मुख्तलिफ MOUs भी साइन हुए हैं। जब वो उनके विजिट का एंड होगा तो फिर सारा हमें उसका तफसील पता चलेगी। जो कराची या लाहौर जाएंगे तो और भी MOUs वगैरह जो भी हैं। मेन जो लोगों की नज़रें इस वक्त हैं वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे हैं, जिसका क्रेडिट सदर जरदारी और आपकी हुकूमत अक्सर लेती। मैं इस चीज़ का ऐनी शायद हूँ क्योंकि मैं भी उस ग्रुप का उस डेलीगेशन का मेंबर था जब हम गए थे ईरान, जहाँ पर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मुआहदे पे जो साइन, और जब वो बॉर्डर पे जो है वहाँ पे एक सेरेमनी थी। देखें, हमें लोगों को और इस दुनिया को बावर कराना कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहे वो गैस के क्राइसिस हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के क्राइसिस हैं, हमें जो है पड़ोसी मुल्क से अगर एक चीज़, मुझे अगर आपसे एक चीज़ 5 रुपये पे मिल रही है और झगड़ा साहब मुझे कहें कि नहीं आपने इससे 5 रुपये पे नहीं लेनी, आपने बस किसी और जगह से करना है, आप ये चीज़ ना लें। भाई अगर दुनिया चाहती है कि वो चीज़ ना हो तो हमें सब्सिट्यूट क्या मिल रहा है? सब्सिट्यूट तो आप हमें बताएं ना कि आप ये चीज़ नहीं है, आप ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्सिट्यूट हम ये चीज़ दे रहे हैं, वो भी हमें ऑफ़र तो नहीं हो रही ना। लिहाजा आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो, और हम चाहते हैं हम ये देखें, इससे कोई वो चीज़ नहीं होती। अब माजी में अगर सऊदी और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं तो हमें तो उसमें खुशी हुई थी कि बहुत एक तनाव था जो कि एक नॉर्मलाइज हुआ। तो इस चीज़ पे मैं नहीं समझता कि मुल्कों को आज अगर US, आपने भी बताया कि 24 मिलियन डॉलर जो है, अगर वो बिलियन डॉलर अगर वो इसराइल को दे रही है, हम अगर एतराज़ उठाएंगे आप ये ना दे, वो नहीं देंगे। अपने मफादात, देखिए, हर कोई अपने मफादात को, अपनी सहूलियात को, अपने मुल्क को और अपनी कौम को देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ से। इसमें बहुत
कमी मतलब बहुत लेट हो गए ईरान गैस पाइपलाइन, कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा झगड़ा साहब, इस पे तहरीक इंसाफ किस नज़र से इसको देख रही है? ईरानी सदर का यहाँ पे आना, उससे पहले सऊदी डेलीगेशन भी आया, एक बयान भी आप लोगों की जमात की जानिब से आ गया, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उस वक्त जनरेट हुई, लेकिन इस दौरे को आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात में जो बढ़ाने की बात हो रही है, ये होना चाहिए? आप अगर जो सऊदी अरेबिया पे मरवत साहब का बयान था, वो तो उनका ज़ाती बयान था, वो तो उस पर तो मेरे ख्याल में पार्टी की तरफ से जो है वो अभी उसको पार्टी से जोड़ना नहीं चाहिए। पहली चीज़ कि खान साहब की जो है वो अपनी स्टेटमेंट भी आ गई थी। देखिए, आपने जो बातें की, मेरे ख्याल में मैं तीन चीज़ें या चार कहूँगा, और उसमें सबसे पहले ये मेरे ख्याल में ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और फ़िलहाल जो है वो एक चैलेंजिंग पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है। तो आई थिंक कि उनके सदर यहाँ पे आए हुए हैं, उनको वेलकम कहना चाहिए, इस पे तो कोई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वैसे मैं सोच रहा था, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा तकरीबन हमेशा कमज़ोर रही है, और वो एक ही चीज़ है जो इमरान खान साहब ने चेंज करने की कोशिश की, वरना इट्स स्टैगरिंग। यहाँ पे 60 अरब डॉलर यूक्रेन को, 24 अरब डॉलर इज़राइल को, जिस तरीके से हमारी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप होती है, क्या हमें मिलता है? कुंडी साहब ने भी अभी उसे अल्यूट किया, राइट? ये जो पिछले 2 साल में लगता जो एक परसेप्शन है कि हमने अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेकेंडरी कर दिए हैं, यूक्रेन पे हमारा स्टांस बदला, क्या मिला हमें? 200 मिलियन डॉलर की शिपमेंट्स या 400 मिलियन डॉलर की? अब इससे ज़्यादा मैं खुली बात करना नहीं चाहता, लेकिन दिस टेल्स अस कि इमरान खान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि एक कंसिस्टेंट पुश करना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वैसे दुनिया यूज्ड टू नहीं है कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस ले वो ले। अब कॉन्ट्रास्ट कर ले, ये एक चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सर ये देखें ना कि ये इंडिपेंडेंस ही है ना, अमेरिका इससे खुश तो नहीं होगा जिस तरीके से हमने उनको इस्तकबाल किया, गॉड ऑफ ऑनर दिया, बाकायदा उनका जो है इतना इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर उनकी बातचीत हो रही है, मुआहदे हो रहे हैं। ये हमने हमेशा किया, ये तो किया, ये तो एक बार है, इससे आगे जाना चाहिए। ईरान की बिहेवियर से कॉन्ट्रास्ट करें, ईरान की जितनी इंटरनेशनल आइसोलेशन है पाकिस्तान की नहीं है। ठीक, इजराइल ने ईरानी एम्बेसी पे हमला किया, ईरान ने जवाब दिया, क्लियरली उनका जवाब मॉडरेटेड था, लेकिन उन्होंने जवाब देना था। उन्होंने जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की, हमने भी ऐसे टाइम्स पे किया, अभी ईरान के साथ किया, पहले पुलवामा में की थी जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ईरान ने की, और दे एक्चुअली कॉल्ड इजराइल्स ब्लफ। उन्होंने किया कि बाद में अगर आप जो बाइडेन की और अमेरिका की स्टेटमेंट्स देख लें, उन्होंने क्लियरली उन्हें कहा कि और एस्केलेट ना करें। तो जो उस दिन इस्फहान पे जो टोपी ड्रामा एक हुआ था, तो वो जो है वो देखा। अब जहां पे हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का आता है, और इसमें पाकिस्तान को एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पार्टी मतलब घुमा फिरा के आपने वो बात इलेक्शंस पे ले यार, हमारा मसला ये आप देख लें, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ओरिजिनली ईरान, आई थिंक ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन था ओरिजिनली, IRPI था, राइट? आपके दौर में उस पर कितना काम हुआ? नहीं हो सका। ये मैं यही कह रहा हूं कि कुछ हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योर करना है, तब हो सकेगा। जो मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद 2014 में ईरान अपना हिस्सा बना चुका था, हमने 10 साल की एक्सटेंशन ली। क्या किया हमने उस 10 साल में? क्यों नहीं कर सके? ठीक, क्यों हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबको, खुसूसन जो हुक्मरान जमाते हैं और जो लोग हुकूमत में रहे हैं, उनको भी करने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी देखने की ज़रूरत है। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, इस हुकूमत की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें कि सऊदी अरब कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया, क्राउन प्रिंस ने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, उनके साथ दीगर लोग भी थे, फिर उससे पहले वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, फिर हमने ये देखा कि अब ईरान के सदर यहाँ पे मौजूद हैं। तो लगता इस तरह है कि जितने भी कैंप्स हैं रीजन के अंदर, पाकिस्तान के सबसे ताल्लुकात बेहतर हैं और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ ना कुछ जो है वो यील्ड कर रही है। जी, हमारे फिनांस मिनिस्टर वाशिंगटन DC रह के आए हैं 15 दिन, और वो वहाँ पे अमेरिकी हुकाम से भी मिले हैं, IMF से भी मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से भी मिले हैं,
और IMF से का अगला स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो रहा है, तो अमेरिकन भी उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि हम, और चाइना भी हमारे साथ फ्रेंडली है। नवाज शरीफ साहब आज 5 दिन के दौरे पे चाइना चले गए हैं, चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो हर कैंप पाकिस्तान से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कैंप इस वक्त पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानियंस भी बात कर रहे हैं, अरब्स भी बात कर रहे हैं, अमेरिकन भी बात कर रहे हैं, चाइनीज भी बात कर रहे हैं। और यही एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी होती है कि आप अपने मुल्क के मफाद में सबसे बात करें। पाकिस्तान ने अपने वसाइल से ईरानियन गैस पाइपलाइन ईरानियन बॉर्डर तक बनानी शुरू कर दी है और इसको बनने में 3-4 साल लगेंगे। और जब तक हम अपने इलाके में अपने वसाइल से गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं तो किसी सैंक्शन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। खिलाफ वर्जी तो सैंक्शन की बात तो तब आएगी जब दोनों गैस पाइपलाइंस को आपस में जोड़ा जाएगा। उस वक्त देखा जाएगा कि दुनिया में क्या माहौल है, सैंक्शंस कहाँ खड़ी हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान क्या बार्गेन कर सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि अभी हमें ईरानियन बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन बिछानी है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो आप गैस पाइपलाइन का जिक्र भी कर रहे हैं और ईरान के सदर के दौरे में यकीनन इस पे भी बात तो होगी, लेकिन क्या इससे IMF या अमेरिका अपसेट हो सकता है? देखिए, जो सैंक्शन वायलेट होगी जब दोनों गैस पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरानियन कनेक्ट होंगी। पाइप बिछाना तो कोई अपने इलाके में हम अपना पाइप बिछा रहे हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल करें ना करें, दुनिया उस पर हमारे इलाके में हमें पाइप बिछाने पे कैसे रोक सकती है? रोकेगी तो तब जब हम उसे ईरानियन से कनेक्ट करेंगे, और वो टाइम अभी 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद। उस वक्त बात करेंगे दुनिया क्या कहती है। लेकिन सवाल तो यह कि हमने ईरानियन बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन बिछाई ही नहीं। हम डरते मारे किसी भी हुकूमत में 2014 के बाद इतनी जरूरत नहीं थी कि वो आकर ये गैस पाइपलाइन बिछा लेती। तो जो आजाद फॉरेन पॉलिसी की सबसे दावेदार हुकूमत है, 4 साल में वो भी 1 इंच गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सकी। हालांकि उन्होंने भी ईरान का दौरा जरूर किया था और वहां ISI पे बड़े इल्जामात भी लगाए थे कि वो बड़ी प्रॉक्सी जंग करता है ईरान के साथ। उससे पहले तो वैसे तो देखे ना सर, 10 साल नून और पीपल्स पार्टी वाले भी गुजार के गए थे, उन्होंने कितनी गैस पाइपलाइन बनाई, वो भी 14 से देखे ना सर जी। सर जी 14 से देखे ना, आप इंतखाबात 18 से देखते हैं, गैस पाइपलाइन आप 14 से देखते हैं। मतलब आपने भी अपने टाइम ब्रैकेट रखी हुई है, तब से ही देखना है ना। अच्छा ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आदमी साहब, जो चीज जब हुई है तब से ही देखनी है, उसके पहले कैसे देख लूं? चले यहाँ वक्त जी नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। 2008 में या 2002 में तो ईरानियन गैस पाइपलाइन नहीं थी कि 2002 की बात शुरू कर दूं या 98 की बात शुरू कर दूं। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऑब्वियसली जिसकी भी हुकूमत, चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान का इशू होता है, ये जो तवानाई का मसला है, गैस का मसला है, एनर्जी का मसला है, ये किसी एक हुकूमत या किसी एक जमात का नहीं, ये हम सब का मसला है और इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से बात करें। वेलकम बैक झगड़ा साहब। अब गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबात हुए तो अब तो ये लगता है कि वो जो वेव चल रही थी आप लोगों की PTI की, वो ख़त्म हो गई, सीटें मेजॉरिटी में आप लोग हार गए। अगर आप समंदर में हो और आप कहना चाहें कि मैं ये रेगिस्तान है और मतलब आपकी मर्जी है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। क्या हुआ कल? मतलब आप देख लें, सीटें मेजॉरिटी तो नून लीग जीत की। वीडियोस आपके सामने देखिए। लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू फैक्ट्स। सिक्योरिटी के मसले ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में? कहाँ पे होते हैं? किसी जगह पे हो सकते हैं, पर खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा होते हैं ना, इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं, हम बॉर्डर पे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो इंटरनेट कहाँ पे बंद किया गया? पंजाब में। अब जब DI खान में इंटरनेट चल सकता है, बाजौर में चल सकता है, वहाँ पे वो धमाका हुआ था मौलाना साहब के उस पे, तो लाहौर में क्या मसला है, गुजरात में क्या मसला है, ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दें कोई। वहाँ से किस्सा शुरू हुआ। 8 फरवरी को क्या हुआ कि मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि PTI की इतने क्रैकडाउन के बाद जो है वो वेव है, अनप्रेसिडेंटेड वोट है, तो इन्होंने मेरे ख्याल में समझा ये कि वोटिंग को करने देते हैं और 5 बजे के बाद जो है वो 5-10% रिजल्ट चेंज करने पड़ेंगे, वो मैनेज हो जाएंगे। वो उन्होंने देख लिया कि अगर जब स्मूथ पोलिंग डे चलने दिया तो वो इतनी एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी
सारे फॉर्म्स 45 जो है वो सामने थे। हर सीट पे ये जो 70 सीटें अभी चैलेंज हुई हैं नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल्स में सबके पास एक्चुअल पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन एविडेंस मौजूद है। तो अब वो तो नहीं कर सकते थे, तो इस बार क्या किया, क्या कहते हैं, द किंग्स हैव द राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट। आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। आपने वीडियोस नहीं देखी गुजरात में, देखे, आप ये मान सकते हैं कि वहां पे तो मूसा इलाही साहब इतने बड़े उस मैंडेट से जीते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मान सकते हैं, पोल्स आपके सामने हैं। मुझे बता दें 8 फरवरी के बाद हुआ क्या है। पीटीआई को जो है वो जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी नहीं है तो कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त भी क्यों नहीं है। और फिर वो जो सामने नज़र आया, वो सारी जो वीडियोस थे, पोलिंग स्टेशंस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मान रहे हैं कि वो मजबूर हैं। तो ये तो देखें ना, अगर इतना ज़्यादा एविडेंस आपके पास तो फिर आप अदालत में जा सकते हैं। और अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है, अदालत में जाएं, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। वो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता दूं, पहला तो जो है वो आपकी इंटरफेस ही आरओ के साथ होती है। जिस आरओ ने आपको हरवाया है वो आरओ अवेलेबल नहीं था। आपकी हुकूमत है ना, वो आरओ तो अभी भी उधर ही है। नहीं था, मैं ये नहीं, अभी तो है ना। क्या किया आपने उस डीसी के खिलाफ, उस एसी के खिलाफ जिसके इशू था? वो आपको हुकूमत से पूछना पड़ेगा, बट लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। आरओ पहला जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल होता है। अब अगर उनसे जो है वो रिगिंग कराई गई है तो वो कैसे अपनी रिगिंग को जज करेगा? ठीक है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम कोई भी परफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, हम गए इलेक्शन कमीशन। मुझे याद है मेरे साथ जो दूसरे हलके का था, तो जो वहाँ पे मेंबर था एक, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने मेरे कॉलीग कामरान बंगश से, जिसने 30,000 वोट लिए थे, 3,000 वाले से आ रहा था, उससे पूछा कि आप वही मिनिस्टर हैं जिसको मैंने ट्रांसफर का कहा था और उसने ट्रांसफर नहीं किया था। ये ट्रिब्यूनल में उनसे सवाल हो रहा है। तो वो 1-2 सवाल सुन के हम समझ गए थे। उसे कह देते ना कि दोबारा बना तो कर दूंगा तुम्हारी ट्रांसफर तो शायद मसला ये आपने उस वक्त कहना था। अब कम से कम केपी में ये सीट्स जो है वो जो ट्रिब्यूनल्स में गई है, ठीक है। और मुझे ऑनेस्टली पेशावर हाई कोर्ट, चूंकि ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के जजेस है, वहां से उम्मीद बहुत है। आप ये भी देख लें कि जब उन्होंने हमारे खिलाफ भी फैसले किए, हमने उन फैसलों पे कंप्लेन नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखें, फैसले अगर खिलाफ भी आए तो उनको भी मानना चाहिए। कुंडी साहब, अब बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस दोबारा लग रहे हैं। अब हो रहा ये है कि कौमी सतह पे इंतखाबात हुए, फिर बाई इलेक्शंस हुए और उसी किस्म के इल्ज़ामात। अगर यही कुछ चलता रहेगा तो फिर किस तरह सियासी इस्तेहकाम आएगा? जरदारी साहब तो कहते हैं हर कोई एक कदम पीछे हो जाए। तो ये इस दफ़ा तो लगता है ये लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग 2 कदम आगे चले गए हुकूमत वाले, और जनाब इस दफ़ा तो जई तई फेर दी इंतखाबात। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं तो आपने मेरा तारुफ हुकूमत की इत्तेहादी किया, और वो हुकूमत वाले बैठे होंगे, आपने जिक्र ही नहीं किया कि जो अपनी हुकूमत को रो रहे हैं। पूछा उनसे कि आपकी वो अपनी हुकूमत को रो रहे हैं, कहते हैं कि हुकूमत से पूछें। देखिए नहीं, देखिए मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ ना, या ये बैठे हैं, अब जैसे उन्होंने कहा था कि मरवत साहब, अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूँ और मैं बोलूँ ये पीपल्स पार्टी का नहीं, मेरा ज़ाती स्टेटमेंट, और मैं पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हूँ। अब मरवत साहब जो बयान दें वो उनके अपने ज़ाती है, इनका तर्जुमान नहीं है। या तो आप कहते हैं कि हमारे साथ इनका ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी बयान देते हैं या जो भी जलसा करते हैं, इसका पार्टी से वास्ता नहीं है। कल भी रात को उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक ट्वीट के जरिए शुक्रिया अदा किया कि हमारे ज़ेर रसत जो है, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, वो सुबह डिलीट हो गया ना, मसला ये। वाह, अच्छा, जब वो ट्वीट मैंने देखी थी तो मुझे भी लगा कि ये मरवत साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं। थोड़ी देर आप परेशान हो गए? मैं परेशान। आप क्यों परेशान हुए? मैं इसलिए परेशान हुआ कि ये सियासी जमातों में ये कल्चर नहीं है ना यहाँ पे कि एक दूसरे की अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, नहीं, देखिए अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि उसने गलत काम किया चीज़, लेकिन मेरे ख्याल में उसके ऊपर इतना प्रेशर है, शायद उसको डिलीट करना पड़ गया सुबह। तो लेकिन ये चीज़ें देखें, आप अब ये कहते हैं, अब ये कह रहे हैं कि अब मैं भी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ट्विटर पे और एक्स है, उस पर पाबंदी है, मैं एक वीडियो एक्स पे डालना चाहता था और मेरे पास मौजूद है। 12 साल का लड़का कल वोट पोल कर रहा है डेरा इस्माइल खान में, ठीक है, वीडियो भी बना रहा है, वोट भी पोल कर रहा है, पीटीआई को वोट भी डाल रहा है, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वोट भी डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मैं कहूँ मेरे साथ जो अगर हुकूमत है तो वो अच्छा है, दूसरे कहते हैं नहीं ये गलत है। अब मतलब है कि जनरली हुकूमत को हासिल होता है। सीएम कालगत था, उसने डेवलपमेंट स्कीम्स भी दी, उन्होंने लोगों को फंड्स भी दिए, नौकरियां भी दी, क्या कुछ नहीं। और आपको लगता है कि वेब खत्म हो गई? नहीं, देखिए आप किसी और दुनिया में तो नहीं रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे हैं। आपके पास जब हुकूमत हो तो आपको एज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपने माजी में कश्मीर का इलेक्शन देखा, जब इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त के वजीर को कहा कि आप
निकल जाए कश्मीर से, वज़ीर आज़म उसको पकड़ के दोबारा मैं लेके आ गया हूँ। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, जब आप हुकूमत होते हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत होता है। वेव तो देखें, मैं समझता हूँ कि देखें जैसे आप देखें बाजोड़ में जो हुआ, मतलब हुकूमत के प्रेशर के बावजूद भी उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश के बावजूद भी जो है वो लड़का जो कल जीता MPA मैंने दोनों सीटें वो जीती। जी तो उस मतलब ये चीज़ें हैं। अब मतलब है कि अब ये क्या, हाँ गलत है, हमने वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सबसे पहले जो बंदिश थी मोबाइल पे पहले इलेक्शन में भी थी। पर अभी आपकी हुकूमत है ना, तो कौमी असेंबली में ये जो X 2 महीने से बंद है ना सर, इसके ऊपर भी हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये जमहूरी लोगों को तो बात करनी चाहिए। देखिए हम पार्लियामेंट मौजूद हैं, हम हुकूमत का जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमने जो काम किए हैं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जमातें ऐसे नहीं करती, बहुत अप्रिशिएट नहीं। मसला ये है ना कि X जो बंद है 2 महीने से, आप भी वीडियो डालना चाहते थे, मैं वो वीडियो देख लेता तो आज मैं झगड़ा साहब से क्वेश्चन करता। अब X बंद था तो आप वीडियो नहीं डाल। ये आपने नहीं कहा, वैसे आप बहुत सादे नहीं हैं। अपने जो है वो एलाइज से या जो हुकूमत चला रहे हैं उनसे पूछ लें। X बंद है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और इवन पुलिस और हर कोई यूज कर रहा है। अच्छा मुजम्मल साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं अब देखें एतराज़ात इलेक्शन पे हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त अपोजिशन में है, ठीक है, बकौल उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है, ठीक है, वो कह रहे हैं उसने पश्चिम ने कहा, तो वो सीटें किसको मिली है? आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI जो भी नाम दे दें, ठीक है। तो ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, पहले मौलाना फजल रहमान साहब को जो खैबर पख्तूनख्वा में डाका डाला गया है उसकी सीटें वापस कर दें, फिर वहाँ पर जुडिशल कमीशन CM साहब बना लें, 10 हल्के इधर से खुलवा लें, 10 उधर से खुलवा लें, फिर CM साहब जुडिशल कमीशन बना लें ताकि बाकी सुबह भी प्रेशर है कि बाकी ये इन्होंने ये काम कर लिया, हम इसको फॉलो करते हैं, बिस्मिल्लाह तो करें ना। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये नून लीग को जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है पंजाब में, अब ये इसका सेहरा अपने अलावा आप किसको देते हैं, मतलब पंजाब की आवाम के अलावा? मेरा ख्याल है आवाम के शऊर को देता हूं। PTI का वोटर बैलेट पे नहीं आया और PTI के वोटर ने इस वक्त PTI के को बैलेट पे वोट पे सपोर्ट नहीं किया, जिसका फायदा नून लीग को हुआ है। और मेरा ख्याल है लोगों को, आवाम को शऊर आया कि उन्होंने वोट दे भी दें तो करनी तो इन्होंने अब मज़ाहमत की सियासत है और मुल्क का निज़ाम चलने नहीं देना है। तो कहीं सोच पैदा हुई है कि निज़ाम को चलने भी देना है और पाकिस्तान को चलने भी देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब PTI को वोट ना डाला जाए। तो मुझे तो लगा कि पंजाब में जो PTI का वोटर है वो बैलेट पे नहीं आया। और मैं आपको पंजाब की तारीख बता दूं तो सब पहले पीपल्स पार्टी के वोटर ने भी बैलेट पे आने से इनकार किया था। पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को था कि हमारा वोटर बैलेट पे नहीं आता। पहले वोटर बैलेट से दूर होता है, फिर पार्टी से दूर होता है। मुझे कल पहला स्टेप नजर आया है कि PTI का वोटर बैलेट से दूर हुआ है। अब आगे वो क्या करता है ये देखने की बात है। जहां तक आप ये कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात की बात, तो 2018 के बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए वो अपोजिशन ने जीते थे। और ज़िमनी इंतखाबात जरूरी नहीं कि हुकूमत जीते, अपोजिशन जीतती रही है ज़िमनी इंतखाबात। ये पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात एक भी नहीं जीत सकी, बल्कि अपनी जीती हुई नशिस्तें भी वो दोबारा हार गई है PTI। ठीक, तो उसकी वजह क्या है? एक तो आपने ये बताया कि वोटर इनसे मायूस हो गया, ये लड़ाई झगड़े की सियासत कर रहे हैं। दूसरी क्या ये वजह भी है कि मरियम बीबी ने 2 महीने के दौरान पंजाब में बहुत कुछ डिलीवर कर लिया, या उनकी सिमत दुरुस्त है वो भी वोटर ने देख लिया? नून लीग के वोटर में एक उम्मीद तो है ना कि हमारी पार्टी की हुकूमत आ गई है। आप कह लें कि उनका वोटर बैलेट पे आ गया, 5% 10% ज्यादा आ गया, मतलब कोई नून लीग के वोट बैंक में 8 फरवरी की निस्बत को 100% इजाफा तो मैं नहीं देख रहा। जो नून लीग का वोटर है उतना ही वोट नून लीग को पड़ा है जितना 8 फरवरी को पड़ रहा था। वो 5% 10% ज्यादा आप कह सकते हैं। उनके वोट बैंक में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना PTI के वोट बैंक में कमी हुई है। मैं समझता हूं जो इनका नौजवान और इंथ्यूजियास्टिक वोटर था वो इस बार बैलेट पे नहीं था, ये उसको बैलेट पे नहीं ला सके, जिसकी वजह से मार्जिन भी है और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों के हारने की जो है वो वजह भी समझ नहीं आ रही। और इसी तरह ये जो मूसा अलाई साहब वाला हल्का है, वहां पे आप परवेज अलाई साहब को देखें, मूसा अलाई साहब तो नून लीग से भी उनका ताल्लुक नहीं है। आज वैसे चौधरी सालिक साहब जो ईरान से वफ्द आया था उसमें भी एक MOU साइन कर रहे थे, लेकिन नून लीग के अपने लीडर आबिद रजा कोटला साहब ने बताया कि ये तो तीसरे नंबर पे आए हुए हैं। तो वो जो इस तरह की आवाज़ें नून
लीग के अंदर से आ रही थी कि गुजरात में तो ये लोग जीत ही नहीं सकते, तो फिर क्या हुआ ऐसा वहां पे? कुछ ना कुछ तो फिर है ना वजन इनके इल्जामात में पीटीआई वालों के। देखें गुजरात में यहाँ नून लीग का वोट बैंक है, यहाँ पीटीआई का वोट बैंक है। दो बड़ी जमातें हैं जिनका वोट बैंक है। नून लीग जो है वो काफ लीग को सपोर्ट कर रही थी, नून लीग का वोटर मूसा इलाई को पड़ गया। मैं यही कह रहा हूं कि पीटीआई का वोटर गुजरात में भी बैलेट पे नहीं आया, इसीलिए परवेज इलाई के वोट बहुत गिर गए 8 फरवरी की निस्बत। आप ये समझें, ये जो वोट गिरने की शरह है, जितने वोट 8 फरवरी को मिले थे उतने 21 अप्रैल को नहीं मिले। इसका मतलब आपके वोट बैंक में, पीटीआई के वोट बैंक में कमी हुई है। उस कमी पर बात होनी चाहिए कि उतना वोट आपके बैलेट से नहीं निकला है जितना 8 फरवरी को निकला। इसका मतलब पीटीआई का वोटर बैलेट पे नहीं आया। ठीक है, और नून लीग का जो है वो वोटर फिर भी निकला। इसके ऊपर हम मजीद बात करते हैं। झगड़ा साहब, मुझे पता है आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ मखसूस रिजर्व सीट्स क्या अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, इस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। झगड़ा साहब, आपका वोटर आपसे नाराज हो गया, उस तरीके से आप लोग परफॉर्म नहीं कर सके, और मसलसल ये जो एहतजाज की सियासत है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, जो अभी मैं सुन रहा था तो मैं ज़रा उस थियरी को फर्दर करता हूँ। ये जो शहबाज शरीफ की सीट पे जो अभी खड़ा था उसको 9000 वोट ज़्यादा मिले हैं। पीएमएलएन के कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको उनके जनरल इलेक्शन से वोट ज़्यादा मिले हैं। जो पोलिंग स्टेशंस पीटीआई जीती हैं वहाँ पे तो टर्नआउट 20% था, लेकिन जो पोलिंग स्टेशंस वो हारे हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 50% था। और इंटरनेट बंद था क्योंकि पंजाब में हर रोज़ पत्नी जो है वो तहरीके तालिबान पंजाब जो है वो धमाके अल्लाह ना करे कर रही है। ठीक है, डॉलर जो है वो 300 से 100 आ गया है। पेट्रोल शहबाज स्पीड पे जो है वो 290 से 100 पे वापस आ गया है। ये आपने गलत कहा, ये 60 अरब डॉलर यूएस ने जो है वो यूक्रेन को नहीं दिए, पाकिस्तान को दिए हैं। फिर उसके बाद 30 अरब डॉलर जो है वो मरियम नवाज को जो है वो अभी सऊदी MBS ने दिए। तो ये शायद सारा कुछ देख के इस टाइप के रिजल्ट समझ में आते हैं, बाकी तो मुझे जो है वो समझ में नहीं आते। और देखें, अगर आपने कोई फेयर एनालिसिस करनी है ना, तो फिर जो एविडेंस कल देखी है उसको साथ इंटीग्रेट करें और उसके बाद बताएं। कुंडी साहब ने बाजोड़ की बात की, और ये एक बात मैं जो है वो कहना चाहता हूं, वी आर ऑल एट रिस्क कि हम ये बात भूल जाएं कि पाकिस्तान का वोटर बदल रहा है। बाजोड़ में इलेक्शन हुआ, पीटीआई का कैंडिडेट हारा, हालांकि वो पीटीआई का जो है वो एक नजरियाती कैंडिडेट है, क्योंकि हमारे आप लोगों ने भी सर टिकट नहीं दिया ना उस लड़के को, जो लड़का वोटर्स ने ये डिसाइड किया कि जो रेहान ज़ेब की शहादत हुई थी उसका भाई टिकट डिजर्व करता था, और उन्होंने मैस उनको वोट दिया। ये काम वैसे ये जो जेल में मुलाकात हुई थी ना आपके इमरान खान साहब के साथ, उसमें भी 3-4 जो बंदे थे वहां पे भी इमरान खान साहब ने कहा था कि इस फैमिली को अकोमोडेट करें, फॉर सम रीजन। माय पॉइंट इज, देखिए, होता है, सही होता है, गलत होता है, इन चीजों को पार्टी को जो है वो देखना चाहिए, लेकिन माय पॉइंट इज कि हमारा वोटर अभी हमें अपने नजरिए से दूर होते हुए नहीं डालता। और अगर किसी दिन पीटीआई के वोटर्स ने घर बैठना था ना, तो वो 8-9 फरवरी था, जब 10-11 महीने उनको ये मैसेज दिया गया था कि पीटीआई पे रेड लाइन लगा हुआ है, उनको वोट नहीं देना। जब उन हालात में वो निकले तो आई एम सॉरी, कुछ चेंज नहीं हुआ कि वो जो है वो कल ना निकलते। और पंजाब में मैं आपको लिख के देता हूं कि ये जो धांधली हुई है पाकिस्तान में, लेकिन अफसोस के साथ हम निज़ाम को उस जगह पे ले जा रहे हैं जैसे 1951 में पंजाब और केपी में इलेक्शंस होते थे ना, जहां पे जो इलेक्शन कराता था वो कहता था बस जो कागज पे लिखना है वो लिख दो, टू हेल विद द पीपल। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जब हम कहते हैं कि होते हैं, वो आगे जितना ज्यादा ये आगे जाएगा उतना हमें उसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। कुंडी साहब, अब तो पार्लिमानी जमात बन गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब मखसूस नशिस्तें तो इनको मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्त कैसे मिलेगी?
आप वापस करेंगे तो ख्वाहिशात तो नहीं मिल सकती नहीं, आप वापस करें ना, आप लोगों ने क्यों ले लिया? ये मैंने तो पहले कह दिया ना, बिस्मिल्लाह करें, मौलाना फजल रहमान को उनकी सीटें दें जो बकौल नहीं, मखसूस नशिस्तें सर, जनरल नशिस्तों से ज़्यादा आप लोगों को मखसूस मिल गई है वहाँ पे। मैं तो बोलने दो ना, कितना बोला? नहीं तुझसे बोलो, नहीं आप मौलाना साहब पे मैं फिर बाद में जवाब। देखिए बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी जो है, अब हम जो भी उसको आप डिफेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी कोई रिजर्व सीटों की लिस्ट नहीं दी, उनने कोई नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराए। उनके अपने लीडर, कई दफ़ा हम बोल चुके हैं कि उसके अपने लीडर ने भी आज़ाद ऐसी इलेक्शन लड़ा, उसको अपनी पार्टी पर भी एतमाद नहीं था, और उसके बाद इन्हीं के साथ शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में खुद भी। तो ये चीज़ें अगर आप आज कहें कि आप उनको सीटें दे दें रिजर्व की, तो उनका हक़ नहीं बन सकता। आज जैसे उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, अब देखें अगर बहुत से पीटीआई के दोस्तों को रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिल रही, तो हमने कभी कोर्ट के खिलाफ बात नहीं की है कि ये कोर्ट क्यों रिलीफ दे रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, या हमने कोई उसके ऊपर नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ ना, ठीक है। हाँ नहीं, अहमल खान तो जाके बलोचिस्तान से अब मुंतखब हो गए KPK का मुकदमा, तो उसमें देखें हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये चीज़ें, अब अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, चलो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं गलत ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिए, किसी ये होनी चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माजी में हमारे दौर में भी देखें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर्स आए हैं, हमने उसको न चाहते हुए कि हमारे रिजर्वेशन होंगी, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट किए। अब इन्होंने सेनेट का इलेक्शन जो है वो रोका हुआ है कि जब तक इजलास रोका हुआ है, आप बजट पास नहीं करवा रहे हैं, पूरे तमाम सूबों ने बजट पास करा लिए जो इनका जो मिनी बजट का है या जो इनको जो जून तक पैसे ज़रूरत है उसके लिए नहीं करवाना चाहती, क्योंकि सेशन होगा। पहले भी उन्होंने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर से गैर आईनी गैर कानूनी काम कराए, अब इस स्पीकर से करवा रहे हैं कि चीज़ें, इजलास नहीं करवा रहे हैं, कानूनसाजी नहीं हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है। आज भी सिक्योरिटी के ऑपरेशन हुआ है, 11 दहशतगर्द मारे गए। उससे पहले जिस तरीके से CM के हल्के में, जो मेरा भी हल्का है, 11 अब 6 + 2 8 कस्टम इंटेलिजेंस के लोग 2 दिन में जो है शहीद कर दिए गए। मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी हो रही है। आप इजलास बुलाएं, आप इसको डिस्कस करें कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी सूबाई जो है, और उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि CM साहब हों या हमें ब्रीफ करें, जो उन्होंने कोर कमांडर के घर में जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग हुई थी। देखिए सूबा सिर्फ हुकूमत का नहीं है, अपोजिशन का भी है, तो चाहिए तो ये कि अपनी सूबे की पार्लियामान को भी ऑन बोर्ड करें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है, आप इन कैमरा सेशन बुला लें ताकि अपने पार्लियामेंटेरियंस को आप ब्रीफ करें कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। हाउस को एतमाद में लिया। हमारे दौर में चाहे वो स्वात ऑपरेशन था, उसामा बिन लादेन का था, जो भी था, हमने इन कैमरा सेशन करके तमाम हाउस को ऑन बोर्ड, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया था। ठीक है, यहाँ पर हुकूमत के वज़रा चले गए, कहते हमने ब्रीफिंग ले ली, हम आ गए, ये तो नहीं है। देखें ठीक है, आपके अपोजिशन भी ऊपर मौजूद है, कम अज़ कम उनके पार्लियामान लीडर ले जाते, नहीं ले गए तो आप हाउस को तो ब्रीफ कर लें इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब में धांधली के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि 8 फरवरी से भी ज़्यादा वोट मिल गए हैं नून लीग को। अब एक डिवाइड आपको नज़र आ रही है, एक जो अकाई है हमारी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके बयानिए में रोज़ ब रोज़ हमें सख्ती नज़र आ रही है या सुनाई दे रही है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें काम डाउन होंगी या खुदा न खास्ता मज़ीद पोलराइजेशन होगी? तहरीक इंसाफ तो ये 2014 से कर रही है ना, जब से 35 पंक्चर की धांधली से लेकर जो बयानिया बनाया, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाया, फिर साइफर का बयानिया बनाया, हर वो काम, फिर हुकूमतें तोड़ दी, फिर इस्तीफे दे दिए, फिर वापसी ले ली। फिर देखिए ना जी, आइन तोड़ने का जो सर्टिफिकेट है सुप्रीम कोर्ट से, वो अब तक सिर्फ एक ही सियासी जमात को मिला है, वो तहरीक इंसाफ है। धांधली का सर्टिफिकेट भी सुप्रीम कोर्ट से एक ही सियासी जमात को मिला है, वो तहरीक इंसाफ है डस्का में। अब भी पेशावर हाई कोर्ट से आइन तोड़ने का सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ को ही मिला है। तो ये किसी अपने सियासी मफाद के लिए किसी सिस्टम को या निजाम को या आइन को फॉलो करने पर यकीन नहीं रखते हैं, और ये हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। आप चाहे IMF को खत लिख दें, आपकी सूबाई हुकूमत हो, कि हम मरकज के मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। झगड़ा साहब ने भी लिखा वो खत, जो बहुत पाकिस्तान की तारीख का दरख्शिंदा बाब होगा, कि एक सूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत के खिलाफ खत लिख रही थी। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है। पर मुजम्मिल साहब, ये जो अब हुकूमती शख्सियात, मुजम्मिल साहब जो हुकूमती शख्सियात खुद इस तरह की बातें कर रही हैं, जावेद लतीफ़ साहब, राना साहब के इंतखाबात में गड़बड़ हुई थी, तो उससे तो फिर इनके बयानी को तकवीयत मिलती है। ये क्यों ना फिर एहतजाज करें, ये क्यों ना वो बात करें फिर?
देखें, पहला सवाल था आपका हुकूमत की तरफ से। जी जी। एक हुकूमत है केपी की, एक पीटीआई सियासी जमात है। अगर वजीर आला एक सूबे का किसी दूसरे सूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर पंजाब से केपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर क्या अटक पर दोनों की पुलिस एक दूसरे के मुकाबले पर खड़ी हो जाएगी? आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वज़ीर आला उधर ना जा सके, इनका वज़ीर आला इधर ना आ सके। ये इनकी पार्टी मौजूद है, वो बात कर ले धांधली पे। मेरा मतलब है कि उसको बात करने की पूरी आज़ादी है। ये ठीक। और आप समझते हैं कि वज़ीर आला साहब को दूसरे सूबे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए? फॉलो करना, आप समझते हैं कि वज़ीर आला साहब को नहीं लगाना चाहिए? ना पंजाब के को लगाना चाहिए, ना सिंध के को लगाना चाहिए। ठीक है। ये सूबाई जो इंटर हार्मनी है उसके खिलाफ है। ठीक है। वैसे जो मरियम बीबी ने कहा था कि वो धात वाली जो तार है जिसे गले कटते हैं जो लोग जब पतंग उड़ाते हैं, वो भी केपीके से आती है, तो वो मरियम बीबी का तो यकीनन स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होगा जो अली अमीन का मकसद था। सर क्यों ये आप सुबाई केपी से आती है तो केपी हुकूमत को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो वो भी ये कहेंगे अगर धांधली पंजाब में हो रही है तो फिर हम पंजाब पाबंदी लगानी नाम लेंगे। अच्छा नहीं, मतलब आप बात समझे ना। जी जी। उन्होंने कोई केपी हुकूमत को उसमें मुलव्वस तो नहीं करार दे दिया कि जी केपी हुकूमत जाती तार का कारोबार कर रही है। ठीक है। चलो मैं जरा झगड़ा साहब क्यों ये सुबाइयत वाली, आप वज़ीर आला साहब को क्या ज़रूरत है, हुकूमत को क्या ज़रूरत है? वो पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं बुशरा बीबी का तिबी मुआयना हमने करना है, खान साहब को केपीके की जेल में भेज दें। तो इस तरह तो आप सुबाइयत को एक तरह से जो है वो उभार रहे हैं। वैसे इंटरेस्टिंग, मुज़म्मिल साहब क्या PMLN में क्या होता है? मुज़म्मिल साहब सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त। अच्छा, सॉरी। और इन्होंने इनसे ये पीपल्स पार्टी के जो साथ, हाँ, मैं समझा आप इनसे पूछ रहे क्या होता है। नहीं और जो ये ज़रा क्लैरिफाई करें, बट अच्छे तज्ज़ियाकार होंगे कि मैंने ख़त किसको लिखा था? मुज़म्मिल साहब इन्होंने ख़त किसको लिखा था? IMF को लिखा था, वफाक को लिखा था, झगड़ा साहब ने। जो शौकत तरीन साहब से इनकी ऑडियो आई है वो सबके सामने है, सुनवा दें काज़मी साहब इनको दोबारा, ये भूल गए हैं, दोबारा सुनवा दें। वो बेसिकली जो आपकी जो ऑडियो थी ना शौकत तरीन की, और पंजाब जवाब नहीं मिला, खत आपने नहीं लिखा, क्योंकि अगर टॉप राइट टॉप लेफ्ट हैंड को देखें, अभी बात में तजियाकार साहब को जरा अभी फैक्ट्स बता दें। सर बात सुन ले, वो ऑडियो सर बात सुन ले ना, दूसरों की ऑडियो मैं नहीं सुनता, लेकिन मैं आपको अपने खत का बता देता हूँ। मुझे वैसे ऑडियोज और वीडियोज देखने का शौक नहीं है, दूसरों की ना सुने सर, अपनी सुन ले, अपनी सुन ले। मैं आपको अपने खत का बता देता हूँ ताकि अगली बार जरा आप बेहतर प्रिपेयर्ड हो। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एड्रेस होता है, वहां पे लिखा है मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उस पे नीचे देख लेना, उसमें लिखा है कि जो आपका और हमारा मुआहिदा हुआ है, तो उसमें लिखा है कि अगर मुझे कोई इशू हो तो आपको खत लिख दूं। ये मुआहिदे की 5वीं शिक है। वो मुआहिदा अभी पढ़ लें, आप चाहते हैं मैं अथर साहब से नंबर लेके आपको दे दूंगा। और उसमें यह लिखा था कि अगर हमें हमारे पैसे ना मिले, ये कुंडी साहब भी एग्री करेंगे कि जब एक छोटे सूबे को उनके पैसे आइन के मुताबिक नहीं मिलते तो हमारे पास सरप्लस छोड़ने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। अगर आप जो है वो इलीगल ऑडियो सुनने के बजाय वो खत पढ़ लेना तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं 2 बातों पे कमेंट करना चाहता हूं, ब्रीफली, जरा वक्त की कमी है। एक मौलाना साहब की गिले की बात की, जी जी, बड़ी क्लियर बात है। मौलाना साहब जो है वो गिला हमसे नहीं कर रहे, जीतने की उम्मीद थी, ठीक है। अगर मौलाना साहब हमसे गिला करते तो वो फिर हमारे खिलाफ तहरीक उठाते, पहले उन्होंने किया, पहली बात। दूसरी बात, रिजर्व सीट्स पे हुई, रिजर्व सीट्स पे मेरे ख्याल में क्लियर स्टांस ये है कि एक प्रेसिडेंट है और इसलिए अदालत का एहतराम करते हुए वो प्रेसिडेंट फॉलो नहीं किया गया। 19 में जब फाटा के इलेक्शंस हुए तो 3 अदर इंडिपेंडेंट्स ने बाप पार्टी को ज्वाइन किया और बाद में उनको एक तो अगर ये नहीं हो सकता कि अब कुंडी साहब ये बता देंगे अगर बाप पार्टी के लिए पाकिस्तान में एक रूल है और बाकी पार्टीज के लिए दूसरा रूल है, वो कह रहे हैं उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 बाद उसमें तब्दीली हुई नहीं। उन्होंने कहा ये कि जो वो उसकी नोटिफिकेशन थी वो पिटिशन में थी नहीं, अब वो नोटिफिकेशन निकाली इलेक्शन कमीशन ने। आप देखें सियासी कुफ्तों को एंगेज करें, कुंडी साहब दे देंगे आप लोगों को। सर ब्रीफली 15 सेकंड है, आप एंगेज करना चाहिए ना सियासी कुफ्ते, इस तरह ये बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी समझता हूँ कि जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज हमसे कोई तीसरी को। जहाँ तक इन्होंने बात की सूबे की, मेरे भाई 4 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कितनी दफ़ा आपने इस्लामाबाद आके मरकज़ से अपने सूबे के रॉयल्टीज़ की बात की है कि हमें अपने हुकूमत से की है,
10-12 दफा कोई भी हमें जो रॉयल्टीज के पैसे कितने मिले हैं सीजीआई में, 104 अरब 3 साल कितने एक्सपेक्टेड थे? तकरीबन 120 अरब एक्सपेक्टेड थे, 104 चले टाइम की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन कल आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।